हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1830 से लेकर 1848 में क्रांतियां क्यों होती रही, क्यों इसे क्रांतियों का दौर कहा जाने लगा। तो इसका प्रमुख कारण है कि जब 1815 में नेपोलियन जब पराजित हुआ था तो वियना सम्मेलन बुलाया गया था और वियना सम्मेलन में यह तय हो गया था कि पूरे यूरोप में सिर्फ राजतंत्र व्यवस्था लागू होगी और पूरे यूरोप पर मेटरनिक का अधिकार हो गया था। तो मेटरनिक का मूल मंत्र था कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। तो पूरे यूरोप में तो राजतंत्र का ही प्रचार था, राजतंत्र व्यवस्थाएं थी। तो वहाँ के जो राजा थे बहुत ही निरंकुश थे। वह जनता पर अपना निरंकुशता दिखाते थे और शासन करते थे, जनता को बहुत ही कठोर तरह से शासन करते थे। क्योंकि मेटरनिक ने बोला था कि शासन जितना हो उतना करो लेकिन कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। तो 1815 में जब क्या हुआ कि जब नेपोलियन को पराजित किया और वहाँ फिर से बुर्बो राजवंश का ही फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। तो फिर से फ्रांस में लुई 18वां को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। लेकिन लुई 18वां ने राजतंत्र को तो लागू किया, लेकिन उसके जो कुछ संविधान थे उसमें वह सुधार करके लागू किया था। तो वह बोला था, लुई 18वां ने बोला था फ्रांस के जनता से कि यह जो संविधान है 1848 तक चलेगा। यह जो संविधान है कहाँ तक? 1848 तक चलेगा। बोला था लुई 18वां ने फ्रांस की जनता को कि यह जो संविधान हम 1815 में इसको सुधार रहे हैं यह 1848 तक चलेगा। लेकिन बीच में ही क्या हुई, लुई 18वां का 1824 में मृत्यु हो जाती है। 1824 में क्या हुआ? मृत्यु। तो मृत्यु हो जाता है तो फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम को बनाया जाता है, उनको फ्रांस का राजा बना दिया गया। जैसे चार्ल्स दसम जब राजा बना तो चार्ल्स दसम जो था वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने वाला था। वह कहता था कि अंग्रेजों की तरह शासन करने से अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर लकड़ी काटूं। चार्ल्स दसम बोलता था कि अंग्रेजों की तरह शासन करने से अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर लकड़ी काटूं। तो जो चार्ल्स दसम था स्वेच्छा के अनुसार अपने शासन करता था और जो ये बहुत ही निरंकुश था कि ये जो था अपनी इच्छा के अनुसार शासन करना चाहता था। जब चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बना तो ये सबसे पहला कार्य किया कि कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दिया। पादरी बोलते हैं फादर को, जो चर्च के फादर को पादरी बोला जाता है, चर्च के फादर को पादरी बोलते हैं। तो ये जो चार्ल्स दसम जो था कुलीन वर्ग और पादरी लोगों को विशेष अधिकार दिया था। चर्च की जो शक्ति होती है उसे बढ़ा दिया था, चर्च की जितनी शक्ति होती है उसको और दुगना कर दिया था। तो चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया था। और ये क्या किया, राष्ट्रवादी जो व्यक्ति थे उनका ये शोषण किया। मतलब जहां भी राष्ट्रवादी व्यक्ति इसको दिखता था उसे पकड़कर जेल में बंद कर देता था। नागरिकों का हनन किया, नागरिकों को बहुत सताया। जब इतना हुई तो लोगों में बहुत सारे जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और उदारवादी व्यक्ति थे ये सब एक साथ होने लगे। ये सब अपने में बोलने लगे, ये बहुत विद्रोह करने लगे, राजा के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। लेकिन चार्ल्स दसम जो था इसका कोई परवाह नहीं किया और ये अपने जैसे एक व्यक्ति को लाया जो उसका प्रधानमंत्री बना। चार्ल्स दसम अपने ही जैसे एक व्यक्ति को लाकर अपना प्रधानमंत्री बनाया जिसका नाम था पोलीगेनेक। पोलीगेनेक चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री था, जो आते ही सबसे पहला काम किया यह प्रेस के स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। सबसे पहला कार्य किया पोलीगेनेक ने, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया। और दूसरा काम किया कि प्रतिनिधि जो संघ था उसे भंग कर दिया, प्रतिनिधि जो सभा थी उसे भंग कर दिया। और तीसरा कार्य किया, यह बोला पोलीगेनेक ने बोला फ्रांस के नागरिकों से
कि यहाँ हम मतदान कराएंगे, यहाँ वोटिंग कराएंगे, और इसके लिए हुआ क्या किया, वोटिंग कराने की घोषणा कर दी। और लेकिन वोटिंग कराएगा, लेकिन वोट कौन देगा, तो कुलीन वर्ग वोट देगा। तो इससे जो फ्रांस की जनता थी वो नाखुश थी, क्योंकि कुलीन वर्ग को चार्ल्स दसम ने पहले ही विशेषाधिकार दे दिया था। विशेषाधिकार दे दिया था तो कुलीन वर्ग जो थे ऑटोमेटिक वोट किसे देते, चार्ल्स दसम को। तो इसका विरोध करने लगे। और क्या किया था पॉलीग्रेनेट ने और वोटिंग की घोषणा पूरे कर दी। जैसे ही ये सब बातें पॉलीग्रेनेट ने की, तो ये सब बातें पूरे फ्रांस में तेजी से फैलने लगी। जब ये बातें पूरे फ्रांस में तेजी से फैली, तो राष्ट्रवादी और उग्रवादी व्यक्ति जो थे वो आपस में मिल गए और इसके विरुद्ध, चार्ल्स दसम के विरुद्ध विद्रोह कर, आपस में मिलकर चार्ल्स दसम के विरुद्ध क्रांति कर दिए, क्रांति करने की घोषणा कर दिए। और 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने चार्ल्स दसम के विरुद्ध क्रांति की। और 3 दिन इसका युद्ध चला, 27 से लेकर 29 तक इसका युद्ध चला। और बहुत ही संघर्ष हुआ पेरिस की जनता और चार्ल्स दसम के बीच, और पूर्णतः पेरिस की जनता चार्ल्स दसम को पराजित कर दिया और सत्ता अपने हाथों में ले लिया। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें मजदूर, सैनिक तथा विद्यार्थी ने भाग लिया था। इसलिए 27, 28, 29 को फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन माना गया है, क्योंकि पेरिस की जनता ने चार्ल्स दसम को 3 दिनों के संघर्ष के विरुद्ध हराया था। और इसीलिए फ्रांस के इतिहास में 27, 28, 29 को गौरवशाली दिन माना गया है। इतनी बड़ी क्रांति करने के बाद भी फ्रांस में प्रजातंत्र लागू नहीं हो पाया। यहाँ फिर से एक राजवंश की स्थापना हो गई जिसका नाम था आर्लियन वंश, आर्लियंस वंश था। 26 जुलाई 1830 के क्रांति के बाद जब चार्ल्स दसम हार गया, पराजित हो गया, तो पेरिस की पूरी फ्रांस की जनता का अधिकार हो गया। और 27, 28, 29 3 दिन संघर्ष करने के बाद ये सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए फ्रांस के इतिहास में 27, 28, 29 को गौरवशाली दिन माना गया है। इतनी बड़ी क्रांति करने के बाद भी फ्रांस में प्रजातंत्र लागू नहीं हो पाया था। वहाँ फिर से राजतंत्र की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके पहले बुर्बो राजवंश थी जिसका पूरा तरह से खात्मा हो गया। बुर्बो राजवंश को पूरी तरह से हटा दिया गया और नया वंश लाया गया, अर्लियन वंश, जिसका राजा बनाया गया लुई फिलिप को। अर्लियन वंश का राजा लुई फिलिप, अर्लियन वंश का राजा था लुई फिलिप था। इतनी बड़ी क्रांति करने के बाद भी फ्रांस में राजतंत्र ही रहा, लेकिन प्रजातंत्र नहीं कर पाया। लेकिन क्या था, राजतंत्र तो था लेकिन संवैधानिक राजतंत्र था, संविधान के अनुसार राजतंत्र चलाने वाला था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बुर्बो राजवंश के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन आया, तो अर्लियन वंश, जिसके राजा लुई फिलिप थे। इसके जब ये जो क्रांति हुई, ये जुलाई माह में हुई थी। ये क्रांति चूंकि जुलाई माह में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। ये जो क्रांति हुई थी जुलाई महीने में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति भी कहा जाता है। और जो चार्ल्स दसम था वो 31 जुलाई को, चार्ल्स दसम जो था 31 जुलाई को वहां से अपनी गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। जब ये 1830 की क्रांति हुई तो ये पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया था कि यूरोप में फिर से राष्ट्रवाद की भावना फिर से जागने लगी।
तो इसके चलते हुए मेटरनिक ने बोला भी था कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कथन मेटरनिक का था। ये ध्यान रहेगा कि मेटरनिक ने बोला था कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी एवं जुकाम हो जाता है। तो जब फ्रांस में 1830 जुलाई 1830 की क्रांति हुई तो इसके बाद फ्रांस के अगल बगल जितने भी राज्य जितने भी देश थे उनमें भी क्रांतियां होने लगी। जैसे में इंग्लैंड, इटली, पोलैंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे देश थे। उनके आसपास जितने भी देश थे वहाँ भी क्रांतियां होने लगी और यही क्रांति 1848 तक चल गई। ये इसमें जो इसके आसपास जो कहानियां हैं वो आप सब खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। इसमें क्या हुई, क्रांति हुई, कहीं राजा को पराजय कर दिया गया और कहीं राजा स्वेच्छा से मानकर संवैधानिक राजतंत्र को लागू कर दिया था। इस 1830 के क्रांति के बाद जो हुआ, 1830 के क्रांति के बाद यूरोप जो है वो दो भागों में बट गया था। 1830 की क्रांति के बाद यूरोप दो भागों में बट गया था। पहला भाग पूर्वी यूरोप और दूसरा भाग पश्चिमी यूरोप। पहला भाग पूर्वी यूरोप और दूसरा भाग पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में लोग जनता ने क्रांति करके यहाँ संवैधानिक राजतंत्र को लागू कर लिया। लेकिन पूर्वी यूरोप में ऐसे राजतंत्र जो थे, राजा जो वहाँ राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो भावनाएं तो उठाए थे, क्रांति तो किए थे, लेकिन उसे कुचल दिया गया और वहाँ अभी भी राजतंत्र की व्यवस्था ही लागू रही थी। तो यहाँ तक देखिए कि 1830 की क्रांति किस प्रकार हुई थी। 1830 की क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए थे, क्या क्या इसके महत्व थे। 1830 की क्रांति में क्या परिणाम हुए थे। सबसे पहला परिणाम हुआ था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की जो रास्ते थे वो खुल गए थे, कि एकीकरण जो इटली और जर्मनी की जो एकीकरण होगी वो उसके रास्ते जो हुए थे खुल गए थे। और 1830 के बाद यूरोप जो 1830 की क्रांति में यूरोप पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे यूरोप के सभी देश स्वतंत्र होना चाह रहे थे। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और तथा ये वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।